अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। इस वक्त मैं हूं पेरिस में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं पेरिस का अजीमुल शान तारीखी एफिल टावर। हमने देखा कि फ़्रांस के सदारती इंतखाबात हुए और उसमें पाकिस्तान कम्युनिटी ने भरपूर हिस्सा लिया। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान कम्युनिटी के कुछ अहम लीडर मौजूद हैं, सहाफ़ी मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पेरिस में एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब पेरिस, साहबजादा अतीकुर रहमान साहब। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अगर आप सुने ठीक ठाक है। बताएं जनाब, आपने कवर किया सदारती इंतखाबात यहाँ के, तो जो नए सदर हैं मैक्रों, उनसे आप क्या समझते हैं, क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? देखिए, उनके लिए इतनी ज़्यादा उम्मीदें तो उनसे वाबस्ता करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मुआशी हालात हैं फ्रांस के। और दूसरी बात यह है कि वो सदर तो बन गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फ्रांस की जो अक्सरियत अवाम है वो उनको सदर बनना देखना चाहती थी। असल में उनके जो मद्दे मुकाबल दूसरी फ्रंट नेशनल की जो इंतहाब पसंद जमात है कॉम्प्रेस, वो जब आ गई तो लोगों की मजबूरी बन गई कि वो उनको वोट दें। और अभी जो सही सूरत हाल है वो अगले 1.5-2 माह में वाज़ा होगी, जब इनके पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली में। उसमें देखा जाएगा कि किस पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होंगे उसमें क्योंकि सदर जो बने हैं इनकी पार्टी इतनी मजबूत नहीं है, नई पार्टी है, और जो दो रिवायती पार्टी हैं अगर वो अक्सरियत में आती हैं तो आप क्या समझते हैं कैसे हैंडल कर सकेंगे? देखें, इस वक्त जो फ्रांस की सियासत है वो हर डूबते दिन के साथ वो तब्दील हो रही है। आप ये भी हो सकता है कि जिस तरह उनकी कोशिश है कि वो जो दोनों मेन पार्टीज़ हैं उनके जो लोग हैं उनको वो तोड़ के अपनी पार्टी के उनको टिकट है। और अभी जो बड़ा धमाका है बड़ी सियासी जमातों के लिए कि उन्होंने जो ऐलान किया कि 577 की सीटों में से 450 से ज़ायद सीटों पर वो अपने कैंडिडेट वो नामजद कर चुके हैं। अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन उनका कहना यह है कि 450 से ज़ायद नशिस्तों पर वो अपने लोगों को नामजद कर चुके हैं। दूसरी बात यह है, अगर जो दो पुरानी जमातें जो हैं सोशलिस्ट दाएं और बाएं बाजू की, अगर उनमें से कोई अक्सरियत ले लेता है तो फिर ये देखें जो कल उन्होंने वज़ीर आज़म नामजद किया है, फिर ये भी हो सकता है कि वज़ीर आज़म भी उनको कोई नया लाना पड़े। इसलिए जब तक पार्लियामेंट के इलेक्शन नहीं होते सियासी सूरत अब पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है इसने भरपूर पार्टिसिपेट किया इन इलेक्शन में, क्योंकि हमने देखा मुख्तलिफ न्यूज़ के अंदर कि आप लोगों की मीटिंग्स हो रही हैं और इजलास हो रहे हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट में, कभी किसी घर के अंदर। तो ये क्या हो रहा था? जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, क्योंकि अब जो भी गैर मुल्की जितने भी यहाँ पे जो पाकिस्तानी नज़ाद फ्रांसीसी हैं या अरब हैं, वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने अपने हकूक़ लेने हैं, जो इस्लामोफोबिया का यहाँ पे जो चल रहा है, जो हिजाब का है, इन चीज़ों को उसी वक्त रोक सकते हैं जब उनके अपने नुमाइंदे या तो असम्बली में होंगे या फिर वो लोग होंगे जो उनके वोटों से वहाँ पे आए होंगे, ताकि उनकी आवाज़ मुअस्सर तरीके से वहाँ पे पहुँच सके। तो इस वजह से जो हमारी कम्युनिटी उसने काम किया। बल्कि अभी जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें बड़ी खुशी की बात है कि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से एक पाकिस्तानी जो है वो उम्मीदवार हैं, उनको नामजद किया गया है। जी, बहुत ज़बरदस्त खबरें हमें अतीक साहब ने पहुंचाई। कुछ सियासी रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद है जो पेरिस में रहते हैं, जिसमें ख़ासतौर पे काफ लीग के और पीटीआई के कुछ दोस्त हमारे साथ हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। जी चौधरी सरफराज साहब, आप फरमाएं कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? यहाँ पर बैठ के मुतमईन है कि भाई मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा है? नहीं सर, सबसे पहले तो बात यह है कि हम इधर तो मुतमिन हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की खबरें जो हैं उनसे तो हम बिल्कुल मुतमिन नहीं होते हैं, ना ही ऐसा कोई नज़र आ रहा है। जैसे कि हुकूमत उधर तब्दील भी होती है ना, ऐसे जैसे यूरोप में हुकूमतें करती हैं, एक अगर हुकूमत चली जाती है दूसरी उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करती है। हमारे यहाँ वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। जैसे कि काफ लीग के दौर में वो वज़ीराबाद में हार्ट इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट बनना था अस्पताल, वो पूरी बिल्डिंग तैयार है। भैया मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। चौधरी ताहिर रज़ाक साहब, आपसे हम बात करते हैं, तो तशरीफ़ लाएँ। ये फरमाएँ कि जो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ के सदारती इंतखाबात की, और इस पर बड़ी ज़बरदस्त हमें राय भी मिली हमारे दोस्त जो हैं उनसे। आप ये फरमाएँ कि जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, आप लोग यहाँ बैठ के, तो आपको क्या महसूस होता है कि किस जमहूरियत चल रही है माशाल्लाह से, तो उसका कोई रिज़ल्ट मिल रहा है आवाम को? क्या तबसरे आप लोग यहाँ पे बैठ के करते हैं? पनामा का क्या रिज़ल्ट निकलेगा? अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा? किस सूबे में कौन हुकूमत बनाएगा? जी, जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लक है, देखिए दुनिया में बहुत ज़्यादा जमहूरी ममालिक हैं और उनकी जमहूरी कदरें हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि लोगों को अभी तक जमहूरियत का पता ही नहीं है कि जमहूरियत किस बला का नाम है। हम टोटली मायूस हैं वहाँ से, जो कुछ भी हो रहा है
देखिए जो आपका ताल्लुक काफ लीग से है, तो आप ये चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब अपना जो टाइम है वो पूरा करें, या उन्हें कोई पहले चला जाना चाहिए किसी न किसी तरह? नहीं, मैं समझता हूँ कि हर किसी को अपना टाइम पूरा करना चाहिए, लेकिन ये अखलाकी लिहाज से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है ये पनामा लीक्स की वजह से अपना ये मैंडेट खो बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 2 जजों ने जो फैसला दिया है उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर इखलाकी लिहाज देखें, इखलाकी कदरें देखें बाकी ममालिक की जहाँ डेमोक्रेसी है, तो इनको चले जाना चाहिए था। ठीक है जी, बिल्कुल एक बड़ी ज़बरदस्त राय सामने आई। हमारे साथ पीटीआई से भी दोस्त मौजूद हैं, यासिर कदीर साहब। यासिर साहब तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे। फरमाइए, यहाँ पर एक नया लीडर सामने आया है, उसने अपना विजन पेश किया है और नई सियासी जमात बनाई है। इमरान खान साहब को आप उनसे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मिलाते तो उस वक्त ना जब इमरान खान साहब अपने साथ रिवायती सियासतदानों का जो एक मजमा जमा किया वो ना करते, वही जागीरदार, वही वडेरे, वही दूसरी सियासी जमातों के लोग, उन्होंने तो वही लोग अपनी पार्टी में जमा कर दिए, तो वो नई जमात कहाँ से हुई इमरान खान आपकी? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया। अब इसका मैं ज़रा 2 मिनट में तफसील में जवाब दूंगा। पहली बात तो ये कि जो आप यहाँ पर कह रहे हैं नए उम्मीदवार, ये नए नहीं थे, ये भी पिछली हुकूमत में जो है ना मिनिस्टर ऑफ इकनॉमिक रह चुके हैं और मुख्तलिफ पोजीशनों से होते हुए आए हैं। दूसरी बात ये कि अब ये भी उन्हीं रवायती सियासी जमातों के बंदों को, जिनको ये समझते हैं कि इनके हम ख्याल हैं, उनको अपने साथ मिला रहे हैं। ऐसे ही इमरान खान के बारे में आप ये जो कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है, हम समझते हैं कि ये तो नून लीग का मीडिया है ना जिसने क्रिएट किया हुआ है कि जब आपको याद होगा जब 30 अक्टूबर का जलसा हुआ था तो रात के टाइम तमाम चैनल्स ने एक ही खबर हो रही थी, बहुत बड़ा जलसा जी, बड़ा कामयाब जलसा हुआ, लेकिन इनके साथ कोई बंदे ही कोई नहीं खान साहब के नीचे। जब बंदे आने शुरू हुए तो फिर शोर डाल गया, ओ जी ये तो वही सारे पुराने चोर आ गए, और फिर वही बंदे जब छोड़ के जाना शुरू हो गए तो जी इनको छोड़े। ऐसे ही है पाकिस्तान में, आपको पता है कि एक सैकड़ों साल से ये वही लोग हैं ना जिन्होंने अंग्रेज़ों के दौर में, मुगलों के दौर में इन्हीं वडेरों, मलकों, चौधरियों की ज़ेर शाही हुकूमत रही है। ऐसे से टाइम लग रहा है, पाकिस्तान में शऊर पैदा हो रहा है। हम समझते हैं कि अगले जो लास्ट इलेक्शन में 2013 में उसमें पीटीआई ने बहुत ज़्यादा नए उम्मीदवारों को और नज़रियाती लोगों को वोट दिए, टिकट्स दिए, सामने लाए, और इस दफ़ा उम्मीद है कि उनके साथ साथ जो कि पाकिस्तान में आपने अगर पॉलिटिक्स करनी है तो आपको कुछ ना कुछ लोग लेने ही पड़ते हैं इलेक्टेड। हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, मुनीर वराइस साहब, जो कि काफ लीग से आपका ताल्लुक है। जनाब तशरीफ़ लाएं मुनीर साहब जी, फरमाइए क्या कहेंगे आप कि ख़ास तौर पे पनामा के हवाले से लोगों को इंतज़ार था फैसले का, और अब अभी भी जो मुखालफिन हैं वो सोच रहे हैं कि कुछ फैसला आ जाएगा और ये हुकूमत जो है वक्त से पहले, या कम से कम नवाज शरीफ साहब वक्त से पहले जो है चले जाएंगे। जो पनामा का आपने सवाल किया है उस लिहाज से तो जो 2 जज हैं उन्होंने फैसला दे दिया है, उन्होंने तो नवाज शरीफ को फेल कर दिया है, और 3 में उसकी कुम्पार्ट आई है। अखलाकी लिहाज से नवाज शरीफ को हुकूमत को छोड़ के चले जाए। अखलाकी लिहाज से तो बम धमाके होते हैं और वज़ीर दाखिला जो हैं वो एक दिन बाद नज़र आते हैं। अखलाकी लिहाज से तो बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं और 150 बच्चे मर जाते हैं और एक आदमी इस्तीफ़ा नहीं देता है। अखलाकी लिहाज से ट्रेन के कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, वज़ीर रेलवे जो हैं वो कोई इस्तीफ़ा नहीं देते हैं। तो अखलाकी लिहाज तो मुल्क के अंदर है ही नहीं ना कहीं। इसीलिए तो वहाँ पे जमहूरियत ही नहीं है ना। जिन ममालिक में जमहूरियत है, एक अपना रेलवे का वजीर था, हादसा हुआ, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अभी जो यहाँ पे जिन लोगों का अखलाकी लिहाज छोड़ दें, बस मुल्क में अखलाकी लिहाज नहीं हो सकता। अब दूसरी बात करें, अखलाकियात से वहाँ पे मतलब कोई ताल्लुक नहीं अखलाकियात का, जो जितनी करप्शन है, जो मामला है उससे अखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं है मुल्क के अंदर। फिर उसके वहाँ पे अल्लाह हाफ़िज़ है उस मुल्क का, ये आप कह सकते हैं कि अगर अखलाकियात या जो कुछ भी है वहाँ पे उसका मुल्क का अल्लाह हाफ़िज़ है। लेकिन हमें जो आप कह रहे हैं कि चेंजिंग है वो उतनी नज़र नहीं आ रही। वहाँ पे वही जो लोग हैं वो पुराने चेहरे आएंगे, रंग चेंज करके आएंगे, लेकिन लोग वही होंगे। जी सर फरमाइए। जैसे कि आपने फरमाया कि जहालत है, तालीम आम होनी चाहिए। हमारे दौर में, काफ लीग के दौर में मैट्रिक तक तालीम फ्री थी। आप बताएं कि उस मुल्क का क्या हाल होगा, जैसे ये कह रहे हैं मुनीर साहब। एक तो ये भी बड़ा मसला है, एक तो हर एक अपने दौर को याद करता है और फिर अगर उसका दौर इतना अच्छा था तो दोबारा क्यों वो दौर नहीं आया आपका, और फिर वो चीज़ें सस्टेनेबल क्यों नहीं रही, लॉन्ग टर्म क्यों नहीं चल सकी। हम यहाँ पेरिस में मौजूद हैं, हम यहाँ देखते हैं यहाँ जो 200 साल पहले भी चीज़ें बनी थी वो आज तक चल रही हैं, हम उन्हें आज तक नहीं बना सके हैं। तो आपका 4 साल 5 साल का दौर आता है और उसके बाद जो है वो कुछ चीज़ें नहीं रहती, कुछ चीज़ बाकी नहीं रहती। यहाँ जो ट्रेन का निज़ाम मौजूद है,
वैसा ट्रेन का निज़ाम जो 200 साल पहले बन गया था वो हम आज भी नहीं बना सकते, आज भी नहीं बना पा रहे हैं। तो सर तशरीफ़ लाएँ, आगे तशरीफ़ लाएँ। जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे मुल्क के हालात के हवाले से? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो आपने कहा है कि इधर जो मेट्रो का निज़ाम बन चुका है, ये ख़त्म क्यों नहीं हुआ? सर हमारे पाकिस्तान में ये कहते हैं कि ये परवेज़ इलाही बना गया था, जो मैट्रिक तक तलीम फ्री थी, शहबाज शरीफ ने ख़त्म कर दी। ठीक है, ये इसलिए नहीं चल सकता। ठीक है, इधर जो है वो पॉलिसी ख़त्म नहीं करते कि ये फलाने ने बनाई थी। ठीक है, इधर जो है वो कहते हैं ये काम अच्छा है, ये चलना चाहिए। बेशक हुकूमत जाती है जाए, चेहरा जाता है जाए, नाम जाता है जाए। उधर जो है वो कहते हैं ये परवेज़ इलाही ने या शहबाज शरीफ ने शुरू किया है, दूसरे ने ख़त्म करना ही करना है। नाज़रीन, यहाँ के सदारती इंतखाबात के बाद हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि एक तो उसके हमारी पाकिस्तान कम्युनिटी से क्या उम्मीदें वाबस्ता है उनसे जान सकें, और पाकिस्तान में जो सियासी हालात हैं उस पर पेरिस के वो लोग के जो किसी ना किसी तौर पर सियासत से वाबस्ता है वो क्या सोच रहे हैं, उनसे हम पूछें कि वो पाकिस्तान के लिए क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो प्रोग्राम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। आज हम हैं खुशबुओं के शहर पेरिस में और बात हो रही है पाकिस्तान कम्युनिटी से। और लास्ट सेशन में हम कुछ जर्नलिस्ट और यहाँ पर जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता, उनसे हम बात कर रहे थे। अभी भी मेरे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट कुछ मौजूद हैं, उनसे बात करूँगा। सबसे पहले हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी अशफाक चौधरी साहब। अशफाक साहब फरमाएं, हम इलेक्शन की भी बात कर रहे थे लास्ट सेशन में कि सदारती इंतखाबात जो हुए हैं और पाकिस्तान को जो मुश्किलात दरपेश हैं और जो सियासत इस वक्त हो रही है पनामा वगैरह, उस पर आप लोग की क्या राय ये भी जान रहे हैं। लेकिन मैं एक नई तरफ बढ़ना चाहूँगा, और वो ये कि यहाँ जो कम्युनिटी रहती है पाकिस्तान कम्युनिटी, उसको क्या मसाइल दरपेश हैं, ज़रा फरमाएँ। कम्युनिटी को यहाँ पर जो सबसे बड़ा हमारा मसला फ़िलहाल जो चल रहा है वो है शनाख्ती कार्ड का, यानी कि नादरा से मुतल्लिका। यहाँ पर जो है वो नादरा की जो फ़ीस है ऑलरेडी एक शनाख्ती कार्ड की 105 यूरो फ़ीस है, और उसको जो है फार्म उसको ऑनलाइन फिल करने के लिए एजेंसीज़ पे लोगों को जाना पड़ता है, क्योंकि हर आदमी जो है वो नेट यूज़ नहीं कर सकता, ना ही उस सिस्टम को समझ सकता है। तो उसको वहाँ पर जाके भी 30 यूरो फ़ीस देनी पड़ती है। वो तकरीबन 135 यूरो का सारा सिस्टम बन जाता है। अगर एक आदमी के 4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, तो वो 6 लोग हैं, यानी कि तकरीबन एक आदमी की 1 महीने की तनख्वाह इस सिलसिले में निकल जाती है। जो अरबाब इख्तियार यहाँ पर आते हैं, जो हुकूमती ओवरसीज़ कमीशन बने हुए हैं, वो आते हैं यहाँ, खाते हैं, पीते हैं, तकरीर करते हैं और चले जाते हैं। यानी कि अभी तक इस हल ज़रा बताएं, हल आप क्या समझते हैं क्या हो सकता है अगर ये मुश्किलात दरपेश हैं यहाँ पे? तो हल यही है कि एम्बेसी के अंदर एक काउंटर जैसे पहले बना हुआ था वैसे ही हो, यहाँ पर लोगों को भुगताया जाए ताकि ईजीली आसान तरीके। ठीक है, आपसे दोबारा हम बात करेंगे। नाज़रीन, जैसे कि मैं लास्ट सेशन में बात कर रहा था कि ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं अजीमुल शान एफएल टावर, जो कि पेरिस की पहचान है, और अब समर सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो टूरिस्ट ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर रुख अख्तियार किया है, यहाँ आ रहे हैं, और मुख्तलिफ़ कलर्स, दुनिया भर के लोग जो हैं हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से बड़ी खुशी भी हो रही है, और एक जो है वो एक सवाल भी उठ रहा है। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूनुस खान साहब, आप नुमाइंदा आज न्यूज़ फ्रांस हैं, इसके साथ साथ आप चेयरमैन हैं नेशनल प्रेस क्लब फ्रांस के, कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए फ्रांस में पिछले 2 सालों में हमने देखे और पिछले दिनों भी हमने देखा, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह से टूरिज़म जो है फ्रांस में कुछ कम हुआ है या वैसे ही है जैसा है? जी, दहशतगर्दी की वजह से यहाँ पे टूरिज़म के उस पर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। यहाँ पे पेरिस में खासकर एफएल टावर ये जगह हो गया, इस पे हमारी होटलिंग और जो टूरिज़म एरिया काफ़ी इफ़ेक्टेड हुआ है। और टूरिज़म डिपार्टमेंट का कहना है कि कम से कम इनको 57 मिलियन यूरो का पिछले 2 सालों में टूरिज़म की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। जबकि यहाँ पे अब इन्होंने बाकायदा सिक्योरिटी के इंतज़ाम इंतहाई सख्त कर दिए, और पेरिस 2024 में ओलंपिक्स गेम के लिए उम्मीदवार जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अभी सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई मुनासिब है। एक जो बात उठी थी सवाल ये कि जनाब यहाँ पर मुस्लिम्स का के दाखिले पर कुछ पाबंदी की बातें हो रही थी कोई नापसंद लोगों की तरफ से, और एक ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मुसलमानों के लिए मुश्किल जो हो जाएगी ज़िंदगी गुजारना फ्रांस के अंदर। तो आप क्या समझते हैं?
जी, मैं इस हवाले से नहीं समझता हूँ कि जो ये बातें थी ये गैर हकीकी पे हैं, और यहाँ पे तकरीबन तमाम मज़ाहब के लोग बड़े पुरअमन तरीके से रह रहे हैं, और कोई भी इनफरादी फ़ैल जो भी करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई दूसरी कम्युनिटी हो, इसका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी ठीक है सर, आपकी तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, कारी फारूक अहमद साहब, तो अगली हुकूमत क्या पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की आ रही है? जी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से 2018 में पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत आएगी, और इंशाअल्लाह और उन्होंने जो खिदमत सिंध की है उसी तरह पूरे पाकिस्तानी खिदमत करेंगे। ये तो आप लोगों को नज़र आती है ना। इससे पहले सिंध की हालत देखें किस तरह की थी, और अब जो है अब पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत है, इसने बहुत सारे मसाइल पे काबू पाया, और इंशाअल्लाह मज़ीद जो मसाइल हैं इन पर भी काबू पा लेगी। अच्छा, तो वज़ीर आज़म किसको बनाना चाहते हैं आप? बिलावल भुट्टो को बनाना चाहते हैं? जी इंशाअल्लाह हमारी नज़रें तो बिलावल भुट्टो जरदारी पर ही हैं, और आगे देखते हैं आकर क्या होता है। ख्वाहिश है कि ये नवाज शरीफ साहब अपना टाइम पूरा करें हैं? जी इंशाअल्लाह जी हमारी खिलाफ फैसला आ गया उनके, तो इंशाअल्लाह जी हम कोशिश है, हमारी कोशिश भी है और हमारी दुआ भी है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करें। आपका एग्रीमेंट हुआ हुआ है कि एक दफ़ा तुम्हारी बारी एक दफ़ा हमारी बारी, तो आप कह रहे हैं इसलिए हमारी कोशिश है कि जनाब वो पूरे 5 साल पूरे करें, ताकि फिर उसके बाद अगली बारी में कुछ वो हमें सपोर्ट कर सकें और हमारी बारी आ सके। हैं नहीं, ये तो मीडिया ट्रायल है पाकिस्तान पीपल पार्टी के खिलाफ। ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी जिसको आवाम पसंद करती है वही पाकिस्तान का हुक्मरान बनता है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनता है, प्रेसिडेंट बनता है। ये आवाम जिसको चॉइस करती है वही आता है। हालात बदल रहे हैं, कुछ हालात बदल रहे हैं, कुछ तरक्की हो रही है पाकिस्तान में। जी इंशाल्लाह हम कोशिश देख रहे हैं कि तरक्की हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं। आप यहाँ फ्रांस में रहते हैं, यहाँ 200 साल पहले 100 साल पहले चीज़ें बनी थी, हम वो भी आज नहीं बना सकते सर? जी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ये चीज़ें बनेगी, आस्ता आस्ता बनेगी, लेकिन ये देखें इन चीज़ों को आस्ता की ज़रूरत नहीं है, बहुत इनकलाबी कदम की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। इन लोगों को कितना अरसा लगा पहले फ्रांस को बनाने के लिए, 2 साल पहले, 300 साल पहले, और हमारे ऊपर देखो ना कि लोगों की हुक्मरानी थी। हमें आज़ाद हुआ कितना अरसा हुआ, हमें तो टोटल 50-60 साल हुए आज़ाद हुए जी, और जब इंशाल्लाह हमें भी 200 साल हो जाएंगे। 60 साल के अंदर माशाल्लाह से ये जो कौन कौन बनेगा करोड़पति, और जिनके स्विस बैंकों में अकाउंट हैं और दुनिया भर में अकाउंट है, और यहाँ पे फ्रांस में भी जायदादें हैं जिन लोगों की, तो ये तो बड़ा, इसका मतलब बड़ा कमाया है सियासतदानों ने सर। नहीं, इतना सियासतदानों ने कमाया नहीं है जितना ब्यूरोक्रेसी ने, और अगर दोबारा किसी सभी ने कमाया है, सबने मिलजुल के कमाया है। चलो ये भी सही है। अच्छा आकिफ साहब, आपसे हम बात करना चाहेंगे, सहाफ़ी भी हैं और शायर भी हैं, अदीब भी हैं, बड़े ज़बरदस्त जो हैं नौजवान हैं, तो आप फरमाएँ एक जर्नलिस्ट के तौर पे यहाँ जो इंतखाबात हुए, सदारती इंतखाबात, और हम देख रहे थे कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो बड़ा इन्वॉल्व थी इंतखाबात के अंदर, और हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में, मुख्तलिफ जगहों पर जो है आप लोग इजलास हो रहे थे, आप लोग फैसला कर रहे थे कि किसे जो है वो देनी चाहिए, वोट देने चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो अब आप क्या समझते हैं, कैसे रिजल्ट जो मिल रहे हैं? फ्रांस के जो मौजूदा इंतखाबात हुए इनमें पोजीशन कुछ इस तरह की बन गई थी कि एक तरफ एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट जो थे वो उनके चांसेस बन रहे थे, और दूसरी तरफ एक्सट्रीम राइटिस्ट। लेकिन अवाम ने कुछ इस तरह का फ़ैसला किया कि एक दरमियानी राह निकाली और एक ऐसी शख्सियत को मुंतखब किया। पाकिस्तानी अवाम भी ज़्यादातर उन्हीं के साथ थी, और वो एक मतलब तब्दीली समझ लें कि तब्दीली के नाम पे एक नई शख्सियत सामने है जिसका नाम इमानुएल मैक्रोन है, और वो वाज़ी अक्सरियत से आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान कम्युनिटी जो है वो मैक्रोन से खुश है कि जनाब एक बेहतर जो है प्रेसिडेंट आया है, कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं इससे? बिल्कुल जी, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो इससे पहले कभी एक कौंसलर भी मुंतखब नहीं हुए, डायरेक्ट सदारत के उम्मीदवार बने और सदर बन गए, और ये चूँकि एक बैंकर भी रह चुके हैं और इनका तालीमी कैरियर भी बहुत अच्छा रहा है, तो इनसे उम्मीद की जा रही है कि मुल्की मफाद के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और चूँकि पाकिस्तानी भी इस मुल्क के शहरी बन चुके हैं और एक मतलब यहाँ के शहरी होने के नाते उनसे एक अच्छी उम्मीद की जा रही है। अच्छा आप फरमाएं यूनुस साहब कि आप क्या समझते हैं कि नए सदर से ख़ास पाकिस्तान कम्युनिटी और ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी को मैं कहूँगा, क्योंकि मुसलमान ममालिक शाम में हम जो हालात हैं, इराक़ में जो हालात हुए, तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान कम्युनिटी उसके साथ मुस्लिम कम्युनिटी जो है, इनको क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं इससे? जी, जो नए सदर आए हैं मैक्रोन, इन्होंने बड़ा बैलेंस बयान दिया कि उन्होंने कहा कि हम तमाम मज़ाहब, तमाम अक़लियतों को साथ लेके चलेंगे, और मज़हब और नस्ल के बग़ैर हम तमाम फ्रांस के लोगों की जो है ना हिदमत करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि नए सदर जो भी होंगे वो फ्रांस के आवाम के लिए बेहतर तौर पे
अपना खिदमत देंगे। ठीक है जी। नाज़रीन, यहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं पेरिस में, पॉलिटिशियंस हैं, उनसे बात हो रही है, उनके ख्यालात हम जान रहे हैं। वेलकम बैक। इस वक्त हम हैं पेरिस में, बात हो रही है पेरिस के सदारती इंतखाबात के बाद यहाँ क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान कम्युनिटी जो है वो क्या सोच रही है और पाकिस्तान के हवाले से क्या राय रखती है। यहाँ हमारे साथ मुख्तलिफ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं इस लास्ट सेशन में, इनसे हम बात करेंगे। सादत अतीक साहब, फरमाइए, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के और फ़्रांस के ताल्लुकात की अगर बात की जाए और हम अगर इसमें माजी को भी हम देखें तो अभी जो है हम किस जगह पे खड़े हुए हैं, और आप क्या समझते हैं कि इस नई गवर्नमेंट से, और क्योंकि अभी मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट नहीं आई है, पार्लियामेंट्री अभी इलेक्शंस होने हैं, तो इससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट होंगे। पाकिस्तान जहाँ पे इस वक्त जो है जर्मनी ने भी बयान दिया है सीपेक के हवाले से फेवर में, और यूरोप की भी नज़रें हैं पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर जो है वो एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है पूरी दुनिया के लिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि फ्रांसीसी सदर फ्रांसवा मित्रा के दौर से लेके अब तक पाकिस्तान के फ्रांस के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर रहे हैं। हमने इनसे, और मैं समझता हूँ कि ये फ्रांस जो है दूसरा बड़ा मुल्क है जिससे हम अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा असला ख़रीद रहे हैं। सबमरीन के हवाले से, नेवी के हवाले से हमारे बहुत सारे ताल्लुकात रहे हैं, और हमारे सैकड़ों जो इंजीनियर्स हैं वो यहाँ पे आके कोर्स करके गए हैं। और अगर वो कराची में सबमरीन वाला वाक़या ना होता तो आज सबमरीन पाकिस्तान में बन रही होती और पूरे एशिया में वो फ़रोख्त हो रही होती। अब वो भी कोई दूसरी रियासत की दहशत गर्दी थी या क्या वजह थी कि हम उन इंजीनियर की हिफाजत ना कर सके, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ। उसके बाद सदर जरदारी के, साबिक़ सदर जरदारी के बड़े ज़ाती तल्लुकात रहे हैं निकोला सरकोजी के साथ, और जो उनके ऊपर और निकोला सरकोजी के ऊपर जो कमीशन का केस है उसकी वजह से भी। तीसरा, पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान और फ्रांस के जो दरामदात और बरामदात दोनों ममालिक में हैं वो बहुत बड़ी हैं। फ्रांस पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी बना रहा है, फ्रांस के एलियांस फ्रांसेस की बहुत सारी ब्रांचें पाकिस्तान में हैं, फ्रांस की रिनॉल्ट जो कंपनी है वो वहाँ पे अपना एक बहुत बड़ा प्लांट लगा रही है। यानी यूरोप में इस वक्त पाकिस्तान जो है वो फ्रांस को बहुत अहम समझता है, और पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं कल्चर के हवाले से, तजारत के हवाले से और बरामदात के हवाले से फ्रांस के साथ बहुत बढ़े हैं। ठीक है, आपकी तरफ वापस आएंगे। चौधरी सज्जाद साहब हमारे साथ हैं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये जगह दिखाना चाहूँगा, ये मंजर आपको दिखाना चाहूँगा। एफएल टावर मेरे पीछे मौजूद है, और ज़रा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि चारों तरफ जो मेरे पीछे आपको टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं इस वक्त, दुनिया भर के लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और समर सीज़न जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और इसमें हम देखेंगे कि जो फ्रांस में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, और जिसकी वजह से हमने जैसे लास्ट सेशन में भी बात की कि काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है फ्रांस में, और जिस तरह से लोग पहले आते थे अब उतनी तादाद में हमारे साथ समाजी रहनुमा हैं, काफ़ी के भी लीडर हैं, चौधरी सज्जाद डोगर साहब। आप क्या समझते हैं सर, कोई खौफ, कोई डर, कोई चीज़ महसूस कर रहे हैं या कुछ नहीं है? लोग तो मुझे यहाँ बड़े रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, जो वाक़यात भी हुए हैं दहशतगर्दी के उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं, आप समझते हैं पेरिस में? देखें जी, सबसे पहले मैं आपको पेरिस में वेलकम करता हूँ। आप यहाँ पे आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं हमारे पास, और हमें ये मौका फ्राहम कर रहे हैं कि हम अपने ख़यालात का इज़हार करें, और पाकिस्तानी जो हम ओवरसीज़ में रह रहे हैं उनको आप ये मौका फ्राहम कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ भी पाकिस्तानी सुने और पाकिस्तान में जाए। पहली जो बात जो आपने सवाल किया है वो ये है कि पिछले 2-3 साल से पेरिस के हालात, फ्रांस के, इवन पूरे फ्रांस के साउथ फ्रांस में भी और पेरिस में जो हालात बहुत ख़राब हुए हैं। लोग इन हालात से बहुत तंग आए हुए थे, बहुत परेशान थे, जिसका इफ़ेक्ट पेरिस में बहुत ज़्यादा हुआ है, सबसे ज़्यादा टूरिज़म में, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि फ्रांस, पेरिस दुनिया का खूबसूरत सिटी है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है। तो ये जो वाक़यात हुए हैं उनकी वजह से टूरिस्ट का यानी कि 60% मेरे ख्याल में यहाँ पे टूरिज़म कम हुआ है। लेकिन जो अभी हमारे ये इलेक्शन हुए हैं, हमारे जो नए प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हैं, इमैनुअल मैक्रोन,
उनके आने से लग रहा है कि पेरिस की फ़ज़ा जो है वो फ्रांस की वो चेंज हो रही है। लोगों में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह कि फ्रांस के जो हालात हैं वो चेंज होंगे और बेहतर होंगे। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। हमारे साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद यूनुस खान साहब, आज न्यूज़ के नुमाइंदे भी हैं। यूनुस खान साहब फरमाएं, या जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल हालात हैं उस पर यहाँ की कम्युनिटी की कितनी गहरी नज़र है? यहाँ भी लोग जो हैं उसी तरह सियासी धड़ेबंदियों में बटे हुए हैं और आग बंद करके अपनी सियासी जमातों में एतमाद करते हुए राय दे रहे हैं, या एक जदीद शहर में रहते हुए जहाँ बहुत कुछ 100-200 साल पहले बन गया जो हम आज भी नहीं बना पा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं जनाब, पाकिस्तान में कुछ मसाइल हैं और जो पॉलिटिशियन है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे? जी, यहाँ पर फ्रांस में पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें, चाहे वो पीपल पार्टी हो, पीटीआई हो, सब यहाँ पे मौजूद है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हम बहैसियत पाकिस्तानी यहाँ पे हम तकरीबन एक है और जो भी हमारे नेशनल डे वगैरह होते हैं हम इस पे इकट्ठे होते हैं और अपने मुल्क के लिए जो है ना परेशान होते हैं और उनके हालात के लिए हम बेहतरी का सोचते हैं। और यहाँ पे चाहे जिस भी पार्टी से हो वो मुल्क के लिए डर रखता है और मुल्क के लिए जो सोचते हैं बेहतर तौर पे सोचते हैं। और हालात कैसे हैं यहाँ पे लोगों के, आप ज़रा फरमाएं, पीछे से आपका ताल्लुक है, मसलन लोग खुश हैं, अच्छा कमा रहे हैं यहाँ पे? जो लोग रह रहे हैं ज़्यादातर तो लीगल ही हैं, इल्लीगल लोग तो खैर नहीं रहे, तो बड़ी तादाद उनकी कम भी हो गई है, तो वो सेट है यहाँ पे या हैंड टू माउथ सूरत हाल है? नहीं, फ्रांस जो है वो तकरीबन जो फ्रांस के इर्द गिर्द जो जितने भी कंट्रीज हैं उनसे बेहतर है। हालात जो बुरे हुए हैं, इस जो क्राइसिस आया है जब से आपको पता है वर्ल्ड में, तो पुर्तगाल, इटली या स्पेन में, फ्रांस में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। हर बंदा, मैं समझता हूँ अक्सरियत मेजोरिटी जो है वो अच्छे तरीके से अपना काम भी कर रही है, अच्छे तरीके से रह रहे हैं। पाकिस्तानी बहरकाफ़ इधर अच्छे हालात में हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अगले इंतखाबात में जो है वो कौन सी आपको पार्टी नज़र आ रही है जीतेगी? पाकिस्तान के हालात जो हैं, सियासी हालात, वो फ्रांस से काफ़ी मिलते जुलते हैं और वहाँ भी हमें उम्मीद है कि रवायती जमातें जो हैं उनको हरा कर जो तरीके इंसाफ है, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो आगे आएगी और अगली हुकूमत बनाएगी। कर रहे हैं आप सर, आप क्या समझते हैं यूनुस साहब, नेक्स्ट इंतखाबात में आपको नज़र आ रहा है पीटीआई का? वैसे सहाफ़ी हम किसी भी जमात की वो हिमायत नहीं कर सकते और हम चाहते हैं जो भी हो मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो। सर आप तो सहाफ़ी नहीं है भाई, आप एक सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिशियन हैं, आपको अगले इंतखाबात में किसकी हुकूमत नज़र आ रही है साहब? देखें जी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पाकिस्तान में मसला ये है कि वहाँ पे फेयर इलेक्शन नहीं होते। अगर तो आवाम के वोट देखकर हुकूमत बनेगी तो फिर कुछ बंदा अंदाज़ा लगा सकता है, लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तान में वही सिस्टम है, धांधली होनी है, वही सिस्टम होना है, वही चोरी चकारी का वो वोट का। नवाज शरीफ साहब से इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा जो ओपनली मैसेज है कि नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ कर दिया और जहाँ तक वो पहुँच चुके हैं उनको काइंडली रिज़ाइन कर देना चाहिए। अच्छा जी, साहब अधिक साहब, आखिरी वर्ड्स आपके लिए। ये खुशबुओं का शहर पेरिस, जहाँ पर लोग बड़ी ख्वाहिश रखते हैं आने की, और यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी रह रही है वो किस हाल में है, पाकिस्तान के हवाले से क्या दर्द रख रही है, क्या जज्बात हैं? सर अगर देखा जाए तो वतन का दर्द ही ओवरसीज पाकिस्तानियों को है कि जो यहाँ बैठ के जितने परेशान पाकिस्तान में होते हैं, जब वहाँ पाकिस्तान फ़ोन करें तो पाकिस्तान में जो हमारे अजीज़ हैं उनको वो एहसास ही नहीं होता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों, सियासतदानों और एस्टेब्लिशमेंट ने सबसे बड़ा जो कौम का नुकसान किया वो ये किया कि अवाम को बेहिस कर दिया है। हर एक को अपनी पड़ गई, अपने पेट की, अपने रोज़गार की पड़ गई है, तो वो जो मुल्क के बारे में सोच थी वो नहीं रही। दूसरा, हमारे सियासतदानों ने कोशिश ये की है कि जो पाकिस्तान का मुतवस्सत तबका था उसको ख़त्म कर दिया जाए, और पूरी दुनिया में जो इनकलाब आते हैं, जो सोच आगे बढ़ती है वो मुतवस्सत तबके की होती है। जो हद से ज़्यादा गरीब होते हैं उनको पेट का पड़ा होता है, उनको भी मुल्क कौम से कुछ नहीं होता। जो हद से ज़्यादा अमीर होते हैं उनके लिए सारी दुनिया ही उनका मुल्क होता है, उनको भी मुल्क से वो प्यार नहीं होता, सबको नहीं लेकिन बहुत सारों को। तो जो मुतवस्सत तबका होता है वो हमेशा किसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की होता है, उनकी सोच होती है, मुतवाज़न होती है, और वही लोग होते हैं जो किसी मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। हमारे हुक्मरानों और एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया है कि मुल्क में जो मुतवस्सत तबका था उसको ख़त्म कर दिया है, जो एक पॉजिटिव। आगे आपको उम्मीद नज़र आ रही है जनाब के अब जो है आपको लग रहा है कि लोग शायद जाग रहे हैं, शऊर आ रहा है, अब इंतखाबात में लोग वोटों को ख़रीदा नहीं जाएगा, मुनसिफाना इंतखाबात होंगे और सही जो कैंडिडेट्स हैं वो सामने आएंगे? देखिए रिजवान भाई,
शऊर लाने में बड़ा हाथ था मीडिया का, लेकिन अफसोस कि आज सबसे जो गलत रोल है वो मीडिया का है। मीडिया के ग्रुप बन चुके हैं, एक टोटली हुकूमत की हमायत में है, दूसरा टोटली हुकूमत के अगेंस्ट है। आपको मीडिया में मुतदल आवाज़ बहुत कम नज़र आती है, और जो आज जिसके पास पाकिस्तान में पैसा जो मीडिया को ख़रीद सकता है, समझे वो इलेक्शन भी ख़रीद सकता है। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त जज्बात का इजहार हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो यहाँ पेरिस में उन्होंने किया, और उसके साथ साथ जो है हमने पॉलिटिशियंस को बुलाया जो यहाँ रहते हैं, तो उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, हमने पेरिस से यहाँ पर जो पाकिस्तान कम्युनिटी है उनके जज्बात आप तक पहुँचाए। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सवाल है पाकिस्तान का।